अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने कोर्स कोड MGT 111 का लेसन नंबर 24 परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? जिसके अंदर आप एम्प्लॉयज का वर्क जो है उसे चेक करते हैं, जज करते हैं, उसे एवेल्युएट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स टू एवेल्युएट, जज और चेक द वर्क ऑफ एम्प्लॉय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपका एक टाइम फिक्स होता है जब आपने ये सर्वे करना होता है और आपने हर चीज एम्प्लॉयज के काम को चेक करना होता है, जिसे फिर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल का नाम देते हैं। इसमें आप क्या क्या चीज चेक करते हैं? जिसके अंदर आप जो करेक्टरिस्टिक्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो कुछ बताए हुए हैं कि एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द असाइंड जॉब। जो आपको जॉब असाइन की गई है उसे आप दिल लगा के उसके साथ उस पर काम करें, आप उसे एग्री करें उसके साथ। टाइम पीरियड, जो टाइम आपको दिया जाता है कि आपने इस टाइम के अंदर अपने काम को खत्म करना है, उसके अंदर अपने काम को कंप्लीट करें। स्किल्स रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, जो भी स्किल्स हैं और जो रिक्वायर की गई हैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। चेक दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट, मतलब चेक करें कि जो भी आपका काम था उसे आपने अचीव किया है या नहीं किया। इन्फॉर्म द एम्प्लॉय इफ द ऑब्जेक्टिव्स वर नॉट अचीव्ड और नॉट, मतलब एम्प्लॉय ने इन्फॉर्म करना होता है कि उसने वो अचीव किया है या नहीं किया। अगर उसने अचीव किया उसे रिवॉर्ड दिया जाता है मोटिवेट के लिए, उसकी मोटिवेशन के लिए। और अगर उसने अचीव नहीं किया होता तो उसे मजीद वजह पूछी जाती है उसकी क्या वजह थी, और फिर उसे मजीद ट्रेनिंग दी जाती है या कोई पनिशमेंट दी जाती है हर तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, एक किस्म का ये एक सर्वे होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे काम कर रही है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम रिवार्ड देते हैं, जिससे उसकी मोटिवेशन में इजाफा होता है और वो मजीद अच्छा काम करते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयज नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसकी वजह जानते हैं कि किस वजह की बिना पर वो अच्छा काम नहीं कर रहे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे, और उसकी मजीद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। टाइप्स ऑफ अप्रेजल, अब दो तरह के अप्रेजल होते हैं, फॉर्मल अप्रेजल और इनफॉर्मल अप्रेजल। फॉर्मल अप्रेजल क्या होता है कि पहले ने बताया हुआ कि सेमी एनुअली और एनुअली, मतलब ये साल में या दो दफा होता है, ये साल बाद होता है। इसके अंदर हम एम्प्लॉयज की करंट परफॉर्मेंस जो भी होती है वो चेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं मतलब वो उनके जो काम से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अगर कुछ एम्प्लॉयज हैं जिन्हें किन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्हें एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, और फिर कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनको जिनके लिए हमें जिनकी प्रमोशन करनी चाहिए। हाउ इज फार्मल अप्रेजल डन? अब हम फार्मल अप्रेजल को मतलब किस तरह उसे अंजाम देते हैं, उसे किस तरह हम करते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्म होता है, जो एक फॉर्म बनाया जाता है, और वो फॉर्म जो होता है हर एम्प्लॉय से फिल करवाया जाता है। उस फॉर्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले कि उसमें एम्प्लॉय अपना नाम लिखता है, जॉब टाइटल लिखता है, अपनी पोजीशन बताता है, डिस्क्रिप्शन पोजीशन की लिखता है। उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स और वो गोल्स बताता है जो उसने अचीव किए हैं और कितने अरसे में अचीव किए हैं। और फिर उसने कौन सी ट्रेनिंग ली है और उसे किस ट्रेनिंग अभी उसने लेनी है, कौन सी ट्रेनिंग उसे देने की जरूरत है। और फिर उसे कौन सी स्पेशल गाइडेंस देने की जरूरत है एम्प्लॉय को। चेक किया जाता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एम्प्लॉय की चेक की जाती है, और फिर लास्ट पे जो होते हैं वो सिग्नेचर्स किए जाते हैं, वो उसके जो भी होता है इनका मैनेजर। इनफॉर्मल अप्रेजल क्या होता है? ये डेली बेसिस की रूटीन पे होता है। फॉर एग्जांपल आपके मैनेजर साहब आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मे बी वो आपके डोर से लेके ऑफिस जाने तक ही रास्ते में आपको सब कुछ चेक कर लें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हॉल में। या उनका एक कोई भी मतलब फिक्स टाइम होता है या किसी भी तरह वो आके सब कुछ चेक करते हैं डेली रूटीन में। ठीक है, एट द प्रेजेंट टाइम पे ही वो आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं कि आपने ये क्या काम किया, आपके काम को चेक कर लेते हैं और उसका फीडबैक दे देते हैं कि आपने अच्छा काम किया या नहीं किया, या कहाँ से अच्छा काम नहीं किया, और आपको गाइड कर देते हैं। इसे कहते हैं इनफॉर्मल अप्रेजल। नेक्स्ट होता है कंपनसेशन। सारी बात हो गई कि एम्प्लॉयज काम करते हैं, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज किस तरह का काम करते हैं। अब आते हैं कंपनसेशन की बारी कि आप जो भी एम्प्लॉयज काम करें उसके रिटर्न में आप एम्प्लॉयज को जो देते हैं, इट्स सैलरी। ठीक है, और इसके तीन टाइप्स होती है। स्टैंडर्ड सैलरी, जो कि आप मंथली सैलरी उससे पे करते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है। एडिशनल कंपनसेशन, अगर कोई बंदा एडिशनल टाइम दे रहा है अपना, ठीक है, मतलब अगर ऑफिस वर्किंग आवर्स जो है वो 14 है लेकिन वो 15 दे रहा है, या कोई भी टाइम एक्स्ट्रा दे रहा है, उसके आप उसे चार्जेस करते हैं। उसके बाद फिर फ्रिंज बेनिफिट्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल इस तरह का है कि आप किसी को ट्रांसपोर्ट फ्री दे रहे हैं या कोई यूटिलिटी बिल्स वगैरह फ्री दे रहे हैं,
तो वो आ जाते हैं हमारे कंपेंसेशन में। उसके बाद आगे कुछ प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, डिमोशंस एंड सेपरेशंस बताई हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम कर रहे तो हम उन्हें प्रमोट करते हैं, उनकी प्रमोशन कर देते हैं या उनका ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद डिमोशन लिखी हुई है, ये एक पनिशमेंट की टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है तो आप उसे किस किस्म की पनिशमेंट दे सकते हैं अगर किसने कोई इनडिसिप्लिन काम किया है तो। लास्ट पे आता है सेपरेशन, ये लास्ट स्टेज है, मतलब आप अगर किसी को सिखा समझाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता तो आप उसे ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देते हैं, मतलब उसे निकाल देते हैं। सबसे लास्ट पे द 4 C's मॉडल, ठीक है। ये HRM के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में, और ये काफी अच्छे से पढ़ के भी आए हैं पीछे। इसमें 4 C's बताया हुआ है कि जो ये 4 मॉडल्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, जिनकी बेस पे है ये। सबसे पहले कॉम्पिटेंस है, जिसमें ये देखा जाता है कि हाउ कॉम्पिटेंट आर एम्प्लॉयज इन देयर वर्क। एम्प्लॉयज जो है वो कैसा अपना टैलेंट शो कर रहे हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं, कौन सी स्किल्स और कैसा नॉलेज उन्हें देने की फ्यूचर में जरूरत है, ये हर चीज का जायजा लिया जाता है। और ये एम्प्लॉयज को कोई भी एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। कमिटमेंट, आपने किस किस्म की कमिटमेंट की हुई है, जो भी आपका काम हो रहा है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। ये आप सर्वे करते हैं, आप उसमें इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास आगे उन्होंने बताया हुआ कॉन्ग्रुएंस, कॉन ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात की हुई है कि आप देखते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कितने ज्यादा एग्री करते हैं। आपके एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब अच्छा समझते हैं या नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत तंग है आपसे और मजबूरी बनी हुई है उनका काम करना, तो ये सिनेरियो में आता है। लास्ट लास्ट पे आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में बताया जा रहा है कि our HRM policies cost effective in terms of wage, benefits, turnovers और strikes and similar factors। इसमें वही बात की जा रही है कि जितना वो एम्प्लॉयज काम करते हैं क्या उन्हें उतनी सैलरी भी मिल रही है, या उन्हें जितनी सैलरी मिल रही है क्या वो उतना काम भी कर रहे हैं। तो इस टर्म में आता है जिसे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये हमारा लेसन नंबर 24 था, कंसेप्चुअल सा लेसन था जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। और लास्ट में फिर वही आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।